नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 10 का जो हमारा अध्याय है नागार्जुन जी का जो कविताएं हैं इनकी, यह है दंतुरित मुस्कान और फसल, इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं नागार्जुन जी का जीवन परिचय। नागार्जुन जी का जो वास्तविक नाम था इनका वैद्यनाथ मिश्र था। इनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले में 1911 में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय पाठशाला में, ठीक है, अपने आसपास गांव के, और जो उच्च शिक्षा है, ठीक है, और ये ग्रहण करते समय इनकी साहित्य व राजनीति में जो है रुचि बढ़ने लगी, ठीक है, राजनीति के क्षेत्र में और जो साहित्य है, ठीक है, उसके बारे में इनकी रुचि बढ़ने लगी। ये 1936 में श्रीलंका गए थे, ठीक है, और वहाँ पर ये बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए, ठीक है, इन्होंने बौद्ध धर्म जो है वो अपना लिया था। अब इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो देख लेते हैं एक बार। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं युगधारा, प्यासी पथराई आँखें, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोर्स और आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, इत्यादि इनके जो प्रमुख हैं काव्य संग्रह वगैरह। इसके बाद में देख लेते हैं हम। ये पाठ शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा कि हमारे घर में सामान्य दिनों की अपेक्षा किन किन अवसरों पर ज़्यादा खुशी का माहौल होता है। ठीक है, सभी को पता होगा कि हमारे जो घर में ऐसे कौन कौन से त्यौहार या पर्व आते हैं जब ज़्यादा खुशी होती है, तो आपको पता होगा, ठीक है, जो भी आप त्यौहार पर अपने आसपास मनाते हो, या फिर शादी विवाह होगा, या किसी बच्चे का जन्म पे कुआं पूजन वगैरह जैसे समारोह हो गए, ठीक, इन पर क्या होते हैं, हम ज़्यादा खुश होते हैं, ठीक है। तो इसमें दिखाया गया है, चित्र में देख रहे हो कि कुछ नाच रहे हैं लोग, ठीक है, और बर्थडे का, जब आप बर्थडे मनाते हो तब भी बहुत ज़्यादा खुश होते होगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम आगे चर्चा करते हैं कि घर में अगर इतनी ही खुशी अगर घर में एक बच्चा है तो उसकी आंगन में गूंज रोज सुन करके एक त्यौहार की जितनी खुशी होती है, ठीक है। खुशी के माहौल, ठीक है, शादी विवाह भी होते हैं, लेकिन जब घर में एक बच्चा होता है, ठीक है, तो उसकी अलग ही खुशी होती है, ठीक है। वो किलकारियाँ लगा लगा के आंगन में घूम घूम के, ठीक है, उसकी जो भोली मुस्कान होती है उसको देख देख कर सब बहुत खुश होते हैं, ठीक है। जो आज की हमारी कविता है यह है दंतुरित मुस्कान, ठीक है, इस पर देख लेते हैं। पहले इसका मेन जो इसमें सार है, क्या क्या दिया गया है उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। इसमें यह है दंतुरित मुस्कान। दंतुरित मुस्कान क्या है, जो नया जब बच्चा छोटा होता है, बिल्कुल 7-8 महीने का, ठीक है, उसके आसपास जब उसके आगे के दांत ये आने लगते हैं, ठीक है, तब वो जब मुस्कुराता है ना, तो उसमें बड़ा भोलापन और बड़ा मोहित करने वाली वो छवि होती है, ठीक है। तो दांत निकलते शिशु की मुस्कान का मनमोहक चित्र इन्होंने खींचा है। बच्चे की मुस्कान में इतनी शक्ति है कि उदास व निराश व्यक्ति को भी प्रसन्नचित्त कर सकती है, ठीक है। कोई बिल्कुल उदास है, अपने जीवन से ऊब चुका है, अगर वो भी बच्चे के संपर्क में आता है तो वो भी क्या होता है, खुश हो जाता है, अंदर से प्रसन्न हो जाता है। और इसमें आगे बताया है कि बच्चे जब धूल से लिपटा होता है, आंगन में खेल रहा होता है, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि झोंपड़ी में कमल खिल गया हो। उसके शरीर पर धूल से सनने के बाद भी वो इतना अच्छा लगता है जैसे कमल का जो फूल खुला होता है उसकी सुंदरता के समान इसकी जो सुंदरता है उसको अभिव्यक्त किया है। बालक किसी व्यक्ति को नहीं पहचानता है तो वह उसे सीधी नज़रों से नहीं देखता है, और क्या कैसे देखता है, वो तिरछी नज़रों से देखता है, लेकिन पहचानने के बाद उसे एक टक देखता रहता है, ठीक है, उस पर एक टक बिल्कुल बांध कर देखने लगता है। चलो शुरू करते हैं कविता हमारी। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूलि धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण,
छू गया तुमसे कि झरने लग गए शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कि जो तुम्हारी जो दांत अभी निकलते हुए हैं आगे के जो दिख रहे हैं, इसकी जो मुस्कान है, इनको देख करके जो आपकी जो मुस्कान हो रही है, इन दंतुरित मुस्कान का मतलब होता है बहुत ही भोली जो मुस्कान होती है, जिस बच्चे के दो दांत अभी के निकलने ही लगे हैं, 2-3 आगे आगे के, तो उसकी जो मुस्कान होती है वो हमारे मन को मोह लेती है, बहुत ही अच्छी लगती है। और ये जो मुस्कान है मृतक में भी डाल देगी यार। जो बिल्कुल मरा हुआ इंसान होता है वो भी जीवित हो उठेगा, मतलब जो नीरस व्यक्ति होता है, जिसको ज़िंदगी के प्रति कोई लगाव नहीं होता कि बस मैं तो ऐसे ही जिए जा रहा हूँ, तो उसमें भी जान डालेगी। नीरस व्यक्ति भी, दुखी व्यक्ति भी खुश हो सकता है, वो रस से संपूर्ण हो सकता है, रस से भर जाता है, बच्चे को देख करके अंदर से प्रसन्नचित्त हो जाता है। धूली धूसर तुम्हारे ये गाल, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। धूली दूसर यानी कि धूल से सना हुआ, ठीक है। तुम्हारे ये गात यानी कि तुम्हारा ये जो सरूर है जो धूल से बिल्कुल सना हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। कि जो तालाब है उसको छोड़ करके मेरी झोंपड़ी में जलजात यानी कि कमल, यानी कि जो तुम्हारा जो शरीर है जो रेत से सना हुआ है, ठीक है, तो वो ऐसे लग रहा है कि जैसे जो कमल है वो तालाब को छोड़ करके मेरी झोंपड़ी में ही आ खिला है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जब बन गया होगा कठिन पाषाण। परस यानी कि तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारी छुअन से तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, यानी कि जो कठिन पाषाण यानी कि जो पत्थर होता है वो पिघल गया होगा और जल बन गया होगा। तुम्हारा जो स्पर्श पा करके जो बिल्कुल कठोर व्यक्ति है, कठोर हृदय वाला व्यक्ति है, वो भी क्या हो गया होगा मुलायम। उसके अंदर भी क्या आने लगी होगी, उसके अंदर भी उसके मृदुल भाव आने लगे होंगे, उसके जो स्वभाव है उसके अंदर बदलाव आने लगा हुआ। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तुम्हारे छूने से जो बांस और जो बबूल जैसे मनुष्य हैं, मतलब जो बांस की तरह जो सख्त हैं और जो बबूल की तरह कांटेदार हैं, उनसे भी जो है शेफालिका के फूल झड़ने लगे, वो भी मुलायम हो गए, मृदुल हो गए हैं, ठीक है। चलो इसका भावार्थ एक बार पढ़ते हुए चलते हैं। दांत निकलते बच्चे की मधुर मुस्कान का मनोहारी चित्रण करते हुए बतलाया है कि बच्चे की मुस्कान देखकर कोई उदास या निराश व्यक्ति भी अपना दुख भूलकर मुस्कुराने लगता है। जो बिल्कुल निराश व्यक्ति है वो भी मुस्कुराने लगता है, हंसने लगता है बच्चे के साथ। बच्चे का शरीर आंगन में खेलते वक्त धूल से सन जाता है, तो यह देखकर ऐसा लगता है जैसे कि जो तालाब से जो कमल है वो उनकी झोंपड़ी में आ खिला है। आगे कहता है कि अगर यह बालक किसी पत्थर रूपी कठोर हृदय वाले मनुष्य के छू ले तो वह भी मृदुल या सहृदयी सरस बन जाता है। अगर यह किसी पेड़ को छू ले, जो बच्चा है, जो चाहे बांस का हो या फिर बबूल का ही क्यों ना हो, उससे भी शेफालिका के फूल ही जड़ेंगे। अर्थात बच्चे के समक्ष कोई कोमल हृदय वाला इंसान हो या फिर कोई कठोर हृदय वाला, सभी जो है मृदुमय हो जाते हैं, यानी कि कोमल हो जाते हैं बच्चों के समान। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे एनिमेस। थक गए हो आँख लूँ मैं फिर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तुम मुझे पाए नहीं पहचान। तो जो कवि है आगे कह रहा है कि शायद तुम मुझे पहचान नहीं पाए, बच्चे से कह रहा है कि शायद तुम मुझे पहचान नहीं पाए। देखते ही रहोगे एनिमेस, एनिमेस मतलब कि बगैर पलक झपकाए, यानी कि लगातार देखते रहना। क्या तुम मुझे बगैर पलक झपकाए लगातार देखते ही रहोगे। थक गए हो, तो जो लेखक है वो आगे कह रहा है, कवि जो है कह रहा है कि तुम थक गए होगे। आँख लूँ मैं फिर, क्या मैं अपनी आँखें फेर लूँ। शायद तुम थक गए होगे और अब मैं अपनी आँखें फेर लेता हूँ तो तुम भी थोड़ा आराम कर लो जो मुझे लगातार देख रहे हो। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यानी कि हम जो पहली बार मिले हैं, जो लेखक है जो कवि है वो कई दिनों से बाहर गया हुआ, तो वो पहली बार आया, तो वो कह रहा है कि शायद हम पहली बार में परिचित न हो सके, ठीक है।
यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान। आगे जो कवि कह रहा है कि जो तुम्हारी माँ है वो मेरी ज़िंदगी में आने से क्या हुआ, तुम मुझे मिले और वो माध्यम बनी है। ठीक है, मैं न सकता देख मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। अगर यदि तुम्हारी माँ माध्यम ना बनी होती, वो मेरी ज़िंदगी में ना आई होती, तो मैं शायद तुमको देख भी न पाता और न ही तुम्हें जान पाता। और ये तुम्हारी जो दंतुरित मुस्कान है, बहुत ही मोह लेने वाली जो मुस्कान है, ये भी शायद मैं नहीं देख पाता। इसका भावार्थ एक बार पढ़ लेते हैं। कवि जब पहली बार शिशु को देखता है तो शिशु कवि को पहचान नहीं पाता और कवि को एकटक बिना पलक झपकाए देखते रहता है। कुछ समय तक देखने के पश्चात कवि कहता है कि क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो? कितनी देर तक तुम इस प्रकार मुझे पलक झपकाए, एकटक बिना पलक झपकाए एकटक मुझे देखते रहोगे? कहीं तुम मुझे देखते देखते थक तो नहीं गए? अगर तुम थक गए हो तो मैं अपनी आंखें फेर लेता हूँ, तुम आराम कर सकते हो। और कोई बात नहीं, अगर पहली मुलाकात में नहीं पहचान पाए तो धीरे धीरे मुझे पहचान जाओगे। तुम्हारी माँ के माध्यम से आज हम मिले हैं। यदि तुम्हारी माँ न होती मेरी ज़िंदगी में तो मैं तुम्हें नहीं देख पाता और नहीं जान पाता, और तुम्हारी जो दंतुरित मुस्कान है इसका भी मैं आनंद नहीं ले पाता। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। आगे जो कवि है वो कह रहा है कि धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, कि तुम तो धन्य हो ही इतनी अच्छी मुस्कान पा करके, साथ में जो है तुम्हारी माँ भी धन्य है जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हारी देखभाल की है और तुम्हारी ये जो मुस्कान जो है उनको रोज़ देखने को मिलती है, दंतुरित मुस्कान जो है। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, चिर का अर्थ होता है जो लंबे समय से, प्रवासी यानी कि जो बाहर देश विदेश में जो घूमता रहता है, प्रवास करता रहता है। ठीक है, मैं इतर मैं अन्य। ठीक है, तो जो है लेखक हैं जो लंबे समय से बाहर घूम रहे थे। ठीक है, इस वजह से इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। तो एक बार वो अतिथि की तरह एकदम से आ गए हैं तो वो उनसे पहले संपर्क नहीं रहा, इसलिए वो उनको पहचान नहीं पा रहा है। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, कि हे प्रिय बच्चे कि तुम्हारा इस अतिथि से यानी कि मेरे से कोई संपर्क नहीं रहा है। उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क, ये जो तुम्हारी माँ है इसकी जो उंगलियां हैं, ठीक है, इससे ये मधुपर्क का पान तुम्हें कराती रही है। मधुपर्क क्या होता है? पंचामृत। मधु यानी कि शहद, और उससे जो पर्क बना होता है, उसका जो पेस्ट बना होता है, किससे बना होता है? शहद, उसके बाद दूध, दही, घी और जल। ठीक है, इन पांचों चीज़ों से मधुपर्क बनता है और जो है इन उंगलियों के माध्यम से जो माता है वो बच्चे को चटाती है। देखते तुम इधर कनखी मार, कनखी मार मतलब कि आंखें फेर करके, ठीक है, यूँ तिरछी नजरों से देखना। देखते तुम इधर कनखी मार यानी कि आंखें फेर करके तुम देख रहे हो, और होती जबकि आंखें चार, आंखें चार होने की प्रेम होना या आंखें मिलना। ठीक है, होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। जब तुम ये तिरछी नजरें करके देखते हो और आंखें मिलती है, तब तुम्हारी ये जो दंतुरित मुस्कान, जब तुम मुस्कुराते हो तो वो बहुत ही छविमान यानी कि अच्छी लगती है, आनंददायी है, मुझे मोह लेती है, बहुत ही प्रसन्नचित्त करती है। एक बार इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं। कवि आगे लिखते हैं कि बालक तुम तो अपनी मन मोह लेने वाली छवि के कारण धन्य हो ही, साथ साथ तुम्हारी माँ भी धन्य है जिसने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हारी देखभाल की है और रोज़ तुम्हारी मधुर मुस्कान देख पाती है वो। एक तरफ मैं दूर रहने के कारण तुम्हें देख भी नहीं पाता एवं अब तुम्हें पराया भी लग रहा हूँ। एक तरह से यह ठीक भी है क्योंकि मुझसे तुम्हारा संपर्क ही कितना है। यह तो तुम्हारी माँ की उंगलियाँ ही हैं जो रोज़ तुम्हें अपने हाथों से पंचामृत चटाती है। तुम इस तरह तिरछी नज़रों से मुझे देखते हो, हमारी आंखें एक दूसरे से मिलती है
और मेरी आंखों में स्नेह देखकर जब तुम मुस्कुराने लगते हो तो वह मेरे मन को मोह लेती है। अब इसके जो कठिन शब्दार्थ आए हैं वो देख लेते हैं। यह दंतुरित मुस्कान, दंतुरित मुस्कान का मतलब क्या होता है? नए नए दांतों वाली जो मुस्कान होती है, जो नए दांत जो निकले होते हैं, मुस्कुराता है जब वो दिखते हैं आगे से तो वो बहुत ही अच्छी लगती है। जलजात कमल का फूल, परस स्पर्श पाषाण पत्थर, एनिमेस यानी कि लगातार बिना पलक झपकाए देखना, चिर प्रवासी यानी कि लंबे समय तक दूर रहने वाला या प्रवास करने वाला, इतर यानी कि अन्य, मधुपर्क पंचामृत जो शहद दूध दही घी और जल से बनता है। कनखी मार्ग यानी कि तिरछी नज़र से देखना, आंखें चार होना, प्रेम होना या आंखें मिलना। छवि मान यानी कि बहुत ही सुंदर। आगे हमने ये तो कुछ चित्र लिए हैं, दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। आपको बताना है कि आपके आसपास के जो खेत हैं, ठीक है, उनमें कौन कौन सी फसलें होती है। तो बताओ आपके आसपास कौन कौन सी फसलें होती है, ठीक है। जैसे हमारी तरफ गेहूँ होता है, बाजरा होता है, कपास होती है, ठीक है। इसी तरह आपको भी लिखना है जो जो होती है, ठीक है। तो मैंने कुछ फसलों के नाम दिए हैं, ठीक है। आपको भी इसमें देखना है कि आपके यहाँ कौन कौन सी फसल होती नहीं है तो आपको लिखनी है। चलो आगे हम देखते हैं हमारी जो कविता फसल है उसका सारांश देखते हैं एक बार क्या कहा गया है उसमें। इसमें कवि ने किसानों के परिश्रम एवं प्रकृति के महत्व का गुणगान किया है कि प्रकृति का हमारे जीवन में क्या महत्व है और किसानों का क्या। कवि के अनुसार फसल पैदा करना किसी एक व्यक्ति की बस की बात नहीं, इसमें प्रकृति एवं मनुष्य दोनों का तालमेल है। इसमें जो अनेक मजदूरों की आवश्यकता होती है किसानों की, और साथ में जो है प्रकृति, जलवायु, मिट्टी उपयुक्त, ठीक है, जल चाहिए उसमें। फसल के लिए उपयुक्त वातावरण, जल, मिट्टी एवं मनुष्य के कठोर परिश्रम की जरूरत पड़ती है। तो वातावरण के साथ साथ जो जल मिट्टी है उसके साथ साथ कठोर परिश्रम भी चाहिए जो किसान करते हैं। तो उसी का जो महत्व यहाँ पर बताने की कोशिश कवि ने की है। फसल कविता देखते हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। इसमें लेखक ने कहा है कि एक दो नहीं बल्कि ढेर सारी नदियों के पानी का जो जादू है वो क्या है? फसल। ऐसा नहीं है कि एक नदी के पानी से पता नहीं कितनी ही नदियाँ पहाड़ों में से निकलती है, फिर कौन कौन सी नदियाँ किस किस में जाके मिलती है, जब जा कर के कहीं जो उसमें से नहर निकाल के अब उस पानी से जो है फसल की सिंचाई की जाती है। सॉरी। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। कि एक नहीं, दो नहीं, कितने ही लाख, कितने ही करोड़ हाथों के स्पर्श यानी कि उनकी जो मेहनत है, उनका जो परिश्रम है वो उसमें लगा हुआ है। एक की नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। जो फसल है उसमें किसी एक या दो खेत की मिट्टी नहीं, कितने ही हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म यानी कि जो उनका पोषक तत्व है वो उनमें फसलों में मिला हुआ है। कितने ही जो मिट्टी के जो पोषक तत्वों से मिल करके, नदियों के पानी से मिल करके और मेहनत लग करके जब जा करके कहीं फसल पैदा होती है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बतलाया है कि खेतों में जो फसल फल फूल रही है इनमें एक दो नहीं बल्कि बहुत सी नदियों के पानी के पोषक तत्वों का समावेश है। यह धरती केवल एक दो बल्कि लाखों करोड़ों यानी कि एक दो नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के मेहनत और पसीने से उपजती है क्या? फसल। इसी प्रकार खेतों में केवल एक खेत की मिट्टी नहीं बल्कि कई खेतों की मिट्टी मिलती है, तब जाकर के वह उपजाऊ बनती है और फसल पैदा होती है। आगे देखते हैं फसल क्या है। आगे जो कवि है वो कह रहा है कि फसल क्या है। आगे उत्तर दे रहा है, और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। भावार्थ, कवि हमसे यह प्रश्न करता है कि यह फसल क्या है, अर्थात यह कहाँ से और कैसे पैदा होता है।
जो फसल है ये कैसी पैदा हो रही है, उत्पन्न हो रही है, इसके बारे में बता रहे। तो फसल क्या है, तो वो पहले सवाल करता है कि फसल क्या है, फिर बता रहे हैं और तो कुछ नहीं है भाई, नदियों के पानी का जादू है। जो नदियों का पानी है, ठीक है, वो उन्हें क्या देता है, अमृत तत्व, यानी कि जो उसके अंदर की जो भाई कोई भी फसल है बगैर पानी के तो हो नहीं सकती। जैसे हम बगैर पानी के जीवित नहीं रह सकते, वो हमारे लिए अमर तत्व है, उसी प्रकार फसल के लिए भी वो क्या है, अमृत के समान है, अमर तत्व। हाथों के स्पर्श की महिमा है। मजदूर कितने ही एक खेत के अंदर मजदूर लगते हैं, कितने ही जो किसान हैं कितने ही परिश्रम करते हैं, तक दिन रात लगे रहते हैं, जब जा कर के कहीं एक फसल पैदा होती है। भूरी, काली और संदली मिट्टी का गुणधर्म है। ये जो मिट्टी के जो प्रकार है, ठीक है, भूरी, काली और संदली अलग अलग है, ठीक है। इनके क्या है, गुणधर्म है, इनके जो पोषक तत्व हैं, इनके जो है फसल इनसे पोषक होती है। सॉरी। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। रूपांतर किसका है, सूरज की किरणों के, जो सूरज की किरणें हैं उनसे क्या बनता है, जो फसलें हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं, ठीक है। जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, ये उसका क्या है, रूपांतरण ही तो है। उसी से ये जो सूर्य की जो किरणें हैं उनको अवशोषित करेंगे और उससे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं, खाना वगैरह जो उनका तैयार होता है। तो सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। हवा की थिरकन, जब हवा चलती है तो पेड़ फसलें जो लहराती है, यानी कि खुश होती हैं, तो ये हवा का संयोग है। आगे कवि के जो भावार्थ को देख लेते हैं एक बार। कवि हमसे ये प्रश्न करता है कि फसल क्या है, अर्थात यह कहाँ से और कैसे पैदा होती है। कवि खुद उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि फसल कुछ और नहीं बल्कि नदियों के पानी का जादू है, किसानों के हाथों के स्पर्श की महिमा है। यह मिट्टियों का ऐसा गुण है, उसे सोने से भी ज़्यादा मूल्यवान जो है पोषक तत्व देती है, और इसमें सूरज की किरणों एवं हवा का उपकार भी समावेशित है। अर्थात अपनी इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है, हम इसी अनाज के कारण जिंदा हैं, तो हमें यह ज़रूर पता होना चाहिए कि आखिर इन फसलों को पैदा करने में नदी, आकाश, हवा, पानी, मिट्टी के साथ साथ बहुत से किसानों या मजदूरों के परिश्रम का योगदान भी है, और हमें उनके महत्व को समझना भी चाहिए। इसमें जो कठिन शब्द आए हैं वो देख लेते हैं। कोटि यानी कि करोड़, स्पर्श यानी कि छुअन, किसी चीज़ को स्पर्श करना, छूना। गरिमा, गौरव किसी चीज़ का। गुणधर्म यानी कि स्वभाव और उसका प्रभाव। संदली यानी कि मिट्टी है एक विशेष प्रकार की। थिरकन यानी कि लहराना। इसके जो कुछ अभ्यास प्रश्न देखते हैं हम। दंतुरित मुस्कान का से क्या होता है, आप सभी को पता हो ही गया। जिस बच्चे के अभी नए नए दांत निकले हैं उसकी जो मुस्कान है कितनी मधुर होती है, ठीक है, वो सभी को अपनी ओर मोहित करती है, यानी कि खींच लेती है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, बताओ। पै की आवृत्ति होती है, किसमें होती है पै की आवृत्ति, अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति। हाथों के स्पर्श की महिमा का आशय स्पष्ट कीजिए। किसके हाथों का स्पर्श, लाखों करोड़ों जो मजदूर हैं, किसान हैं, उनकी जो मेहनत है, उनकी जो महिमा है, उसी के बलबूते पर फसल तैयार होती है। प्रयुक्त दोनों कविताओं की भाषा कौन सी है, सिंपल भाषा है, खड़ी बोली है, ठीक है। जो भी कविताएं हैं इसमें जो दोनों कविताएं आई हैं, दंतुरित मुस्कान और फसल, इसकी दोनों की क्या है, खड़ी बोली भाषा है। चलो, धन्यवाद सभी को। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हल करना जो किताब में दिए गए हैं, ठीक है। चलो, सभी को बहुत